समय की बात है। कृष्णपुर नाम के राज्य में मिथिलेश रोज अपने नाई के औजारों का डिब्बा लेकर निकलता और गांव के एक पेड़ के पास बैठ जाता, जहां लोग उससे बाल कटवाने आते थे। आज राजा का एक दूत आया और उससे कहने लगा, क्या मिथिलेश नाई तुम ही हो? हाँ भैया, मैं ही हूँ। बताइए किस तरह के बाल काटने हैं? मुझे नहीं कटाने, महाराज ने आदेश दिया था कि राज्य में सबसे प्रसिद्ध नाई को लेकर आऊं। ये तो मेरा सौभाग्य है जो मेरी कला को पहचान मिल रही है। बताइए कब आना है महाराज से मिलने? अभी चलो, महाराज की दाढ़ी और बाल जो काटने हैं। जी चलिए, चलता हूँ। दूत मिथिलेश को राजा के कमरे तक ले गए। राजा इंद्रजीत अपने कक्ष में बैठे थे और दूत को आता देख वो उससे कहते हैं, तो यही है इस राज्य के सबसे होनहार नाई? जी महाराज, लोग तो यही कहते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज, पर मैं अपनी कला पर बहुत भरोसा करता हूँ। आओ तब मेरे बाल और दाढ़ी काट दो, लेकिन याद रखना, एक राजा पूरे राज्य का प्रतिनिधि होता है और इस कारण उसका मुख एक राजा की भांति दिखना भी चाहिए। मैं ध्यान रखूंगा महाराज। मिथिलेश राजा के बाल काटने लगता है और साथ ही उनसे कई सारी बातें भी करता है। राजा को मिथिलेश की बातें और उसका काम दोनों ही बहुत पसंद आता है। वाह, बहुत बढ़िया, तुम तो सचमुच बहुत ही उत्तम दर्जे के नाई हो। अब हर 15 दिनों में तुम यहाँ आ जाना और मेरे बालों को काट जाना। जो आ गया महाराज। ऐसे ही मिथिलेश कुछ ही महीनों में राजा का चहीता हो गया और बाल काटने के साथ साथ वो दरबार में भी बैठने लगा। ये बात मंत्री अंशुमन को पसंद नहीं आई। आज वो दरबार में मिथिलेश नाई के लिए एक षड्यंत्र रच कर आया था। महाराज की जय हो। आओ अंशुमन, आज कौन सी नई बात लेकर आए हो मनोरंजन के लिए? जी, आज मैं एक बहुत ही खास सवाल लेकर आया हूँ। पूछो, सवाल क्या है? जी महाराज, पूछना ये चाहता था कि क्या आपकी दाढ़ी कोई छू सकता है, और यदि किसी ने छू ली तो उसके साथ क्या होगा? ये आप क्या कह रहे हैं? इसके लिए उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। क्षमा करिएगा दूत जी, पर ऐसा एक व्यक्ति इस सभा में बैठा है, तो अब हम क्या करें महाराज? मैं आदेश देता हूँ कि उसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। बताओ मंत्री, कौन है वो द्रोही? आपका नाई मिथिलेश। पर महाराज आदेश दे चुके हैं दूत, अब वो आदेश वापस नहीं ले सकते। मंत्री, तुमने तो इसे बड़ी ही गंभीर समस्या बना दी है। तुमने मुझे अपनी बातों में उलझाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया महाराज, एवं आपको भी हर आदेश से पहले थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। महाराज काफी चिंतित हो जाते हैं। एक तरह उनकी पुष्टि न करने की गलती और दूसरी मंत्री को उलझा देने वाली बातें। महाराज, आप अपना आदेश वापस क्यों नहीं ले लेते? आप तो महाराज है ना। ये तुम क्या कह रहे हो? सोच लीजिए महाराज, ये आदेश आपके लिए जंजाल बन सकता है। क्या तुम महाराज को धमका रहे हो? नहीं 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 महाराज, आपके राज्य का एक नागरिक होने के नाते मैं न्याय मांगता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मतलब ये कि आप सिर्फ मुझे इस कर्म के लिए दंड दे रहे हैं। नाई होने के नाते वो मेरा काम था और आप मुझे छोड़ दें। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि और भी लोग हैं जिन्होंने यही अपराध किया है। कौन है वो? नाम बताया जाए। आपके 2 नाती। हमने देखा है कि कैसे वो आपकी गोद में चढ़कर आपके बालों और दाढ़ी से खेलते हैं। बहुत चतुर हो नाई, मान गए। तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। मैं तो बस जांच रहा था कि ऐसी परिस्थिति में तुम क्या करोगे। पर महाराज, पर कुछ नहीं मंत्री, तुम्हारी इस हरकत को मैं खेल समझकर माफ कर देता हूँ, पर 1 महीने तक तुम इस दरबार में एक स्त्री की भांति आओगे। जैसा आप कहें महाराज, क्षमा कीजिएगा। और मिथिलेश, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी सूझबूझ के लिए तुम्हें भेंट करता हूँ। मिथिलेश सिर झुकाकर प्रणाम करता है
अब मंत्री को अपने बिना सिर पैर वाले षड्यंत्र के लिए सजा मिलती है और मिथिलेश की उपमा राजा की आंखों में बढ़ जाती है। पर मंत्री अंशुमन की जलन की आग और तेज धधक उठी। अपने भवन में आकर वो अपने पिता के पास चला गया। पिताजी, मैं उस नाई को छोड़ूंगा नहीं। आप तो पूर्व मंत्री रह चुके हैं पिछले राजा के कार्यकाल में। आप मेरी मदद कीजिए। परंतु आखिर बात क्या है? अंशुमन ने पूरी घटना अपने पिता घनश्याम को बता दी। उसके पिता बहुत क्रोधित हुए। तुम्हें उस नाई की वजह से एक स्त्री के रूप में जाना पड़ा। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया तरकीब है, ध्यान से सुनो। घनश्याम अपनी तरकीब अंशुमन के कानों में बताता है और अंशुमन की आंखें चमक उठती है। देखते ही देखते 1 महीना पूरा हो गया और आज मंत्री अंशुमन की सजा के अनुसार उसकी साड़ी पहनने का आखिरी दिन था। वो सभा में अपने पिता घनश्याम के साथ आया था। आओ मंत्री, क्या बात है? आज पूर्व मंत्री जी को भी साथ लाए हो? दरअसल पिताजी की अकस्मात मृत्यु हुई और कुछ पल वो स्वर्ग में रुक गए थे। अच्छा, स्वर्ग कैसा था घनश्याम? क्या तुम्हें वहाँ मेरे पूर्वज मिले? हाँ, बिल्कुल मिले। वो सब राजस्वी जीवन जी रहे हैं। खान पान भी वहाँ के अच्छे हैं, परंतु वो कुछ दुखी थे। मतलब क्या मुझसे कोई कमी रह गई इस राज्य को संभालने में, या कोई और बात है? बिल्कुल नहीं महाराज, वो तो आपसे अति प्रसन्न थे। तो बताओ कि आखिर उन्हें क्या परेशानी है? दरअसल महाराज, स्वर्ग में कोई नाई नहीं है और उनकी दाढ़ियां जमीन तक पहुंचती हैं। उन्होंने आपके नाई को स्वर्ग से देखा तो उनकी इच्छा हुई कि आप इस विषय में कुछ करें। अच्छा, पर हम करें क्या? हम तो यहाँ से किसी नाई को भेज नहीं सकते कि हमें मिथिलेश नाई को अग्नि देनी होगी और उनका अंतिम संस्कार करना होगा। पर यह तो हत्या हो जाएगी। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। वो जैसे ही बाल कटा लेंगे वो इन्हें वापस सही सलामत आपके पास भेज देंगे। क्या सच? बिल्कुल सच महाराज। जल्द से जल्द प्रबंध कीजिए आप। ठीक है मिथिलेश, तुम तैयारियां करो और अपने बाल काटने के सारे औजारों के पैसे हमसे ले लो। उन्हें कोई भी दुख मत आने देना। जैसे आपकी इच्छा महाराज, पर मेरी एक विनती है। वो क्या है? मुझे इसकी खबर अपने घर वालों को देनी है और उनके लिए अनाज की व्यवस्था भी करनी है, ताकि जब तक मैं स्वर्ग से ना लौटूं तब तक वो आराम से बिना किसी दिक्कत के और बिना मेरी चिंता के रह सकें। ठीक है, तुम्हें कितना समय चाहिए? 1 महीना महाराज। इतना समय उनके साथ बिताना है, फिर पता नहीं कब मौका मिले। ठीक है मिथिलेश, 1 महीने बाद भेंट होगी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और सब के सब निश्चित किए गए जगह पर पहुंच गए, जहां एक भूसे और लकड़ी का ढेर था। सिर्फ अंशुमन और घनश्याम वहां मौजूद थे। अब तक महाराज और नाई आए नहीं। मुझे तो लगता है कि वो नाई भाग निकला तो भी अच्छा ही है, और अगर यहाँ आ गया तो उसकी शामत आ जाएगी। सही कहा पिताजी। तभी वहां राजा के साथ मिथिलेश नाई अपने औजारों का डिब्बा लिए आ रहा था। ये देखकर घनश्याम और अंशुमन चौंक गए। पूर्व मंत्री जी, ऐसे चौंक क्यों रहे हैं? नहीं भैया नहीं, बस सोच रहे थे कि अब तुमसे काफी दिनों बाद मुलाकात होगी। महाराज, अग्नि आप दे दीजिएगा। अब मैं इस भूसे में घुस जाता हूँ। मिथिलेश भूसे में घुस गया और महाराज ने कुछ ही देर में आग जला दी। पर आश्चर्य की बात ये थी कि किसी की आवाज ही नहीं आई और ऐसा लगा कि मानो सिर्फ भूसा जल रहा हो। लगता है तुम सही कह रहे थे घनश्याम। अब मिथिलेश स्वर्ग में मेरे पुरखों के बाल काट देगा। बिल्कुल महाराज, बड़े ही आनंद की बात है। महाराज बहुत ही खुश थे और साथ ही दोनों बाप बेटे भी, पर दोनों की खुशी का कारण अलग था। 3 महीने बीत गए पर अब तक नाई लौटा नहीं। राजा को चिंता होने लगी
तो उन्होंने मंत्री और उसके पिता घनश्याम को बुलाया। महाराज की दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए थे, क्योंकि अब वे किसी और नाई से बाल नहीं कटवा रहे थे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये नाई अब तक लौटा क्यों नहीं? अब तक तो उसे लौटाना चाहिए था। हो सकता है कि उन्हें स्वर्ग कुछ ज्यादा ही रास आ गया हो महाराज। मैंने नाई के इंतजार में बाल नहीं कटाए, पता नहीं वो वहां क्या करने लगा। कोई बात नहीं महाराज, आप दूसरा नाई ढूंढ लीजिए। तभी दरबार में नाई आ गया। मिथिलेश को देखकर घनश्याम और अंशुमन हक्के बक्के रह गए। आओ मिथिलेश, मुझे तो लगा कि तुम्हारी आस में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। क्षमा कीजिएगा महाराज, पर आपके पुरखों ने मुझे वहां रोक ही लिया था। अच्छा, क्या हाल है वहां के? बताओ मिथिलेश। बहुत अच्छे हैं महाराज, उत्तम खाना, उत्तम बिस्तर। अब तो मैंने वहां सबको बाल भी काटना सिखा दिया है। अच्छा, हमें और बताओ स्वर्ग के बारे में। महाराज, वहां पर एक समस्या अवश्य थी। बताओ, क्या समस्या है उन्हें? मैं अभी ठीक किए देता हूँ। महाराज, दरअसल स्वर्ग के 2 मंत्रियों ने अभी हाल ही में धरती पर जन्म लिया है। उन्हें 2 चतुर और उनका मनोरंजन कर पाए ऐसे मंत्रियों की जरूरत है। उन्होंने पूर्व मंत्री घनश्याम की बहुत तारीफ की और उन्हें वापस स्वर्ग बुलाया है। अच्छा, और दूसरे मंत्री के लिए हम किसे भेजें? महाराज, उन्होंने स्वर्ग से अंशुमन जी को साड़ी पहने देखा और खूब हंसे। उन्होंने कहा कि इन्हें भी साथ भेज दीजिएगा आप। प्रबंध किया जाए, दोनों मंत्रियों को आज ही भेजा जाएगा। नहीं महाराज, हमें राज्य का कार्य भी तो देखना होगा। तुम उसकी चिंता ना करो, मैं और मिथिलेश सब देख लेंगे। और तुम्हारे परिवार में बस तुम दोनों ही हो, तो रुकने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो आज ही तुम दोनों को स्वर्ग के लिए रवाना किया जाएगा। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा ना कीजिए महाराज। मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती पिताजी की है। उन्होंने ही मुझे ये सुझाव दिया था। अरे, तुम बेटे हो या दुश्मन, मिथिलेश से छुटकारा पाने तुम ही आए थे ना मेरे पास। ये तुम दोनों अचानक क्या कहने लगे? महाराज, वो ये दोनों क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ महाराज। दरअसल स्वर्ग का कोई रास्ता है ही नहीं, और ना ही मैं कभी स्वर्ग में गया। इन्होंने षड्यंत्र रचा ताकि या तो मैं राज्य छोड़ दूं या फिर मारा जाऊं, लेकिन मैं भागा नहीं। 1 महीने के समय में भूसे की चिता के नीचे सुरंग खोद ली और वहां से भाग निकला। ये क्या नाटक लगा रखा है घनश्याम और अंशुमन? तुम दोनों को इसकी कड़ी सजा मिलेगी। मेरा और मेरे पुरखों का उपहास करने के लिए और मिथिलेश को मारने का षड्यंत्र रचने के लिए मैं तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूँ। नहीं महाराज, नहीं महाराज। क्षमा महाराज, क्षमा। दोनों चिल्लाते रह गए, पर दोनों सैनिक उन दोनों को वहां से ले गए। मिथिलेश नाई की सूझबूझ ने राज्य से 2 भ्रष्ट व्यक्तियों को सजा दिलाई। चतुर नाई से खुश होकर राजा ने उसे कई रत्न और आभूषण दिए। इसके बाद से मिथिलेश राजा का एक बहुत बड़ा सहायक बन गया। वसई की एक छोटी सी झोपड़ी में पिंटू और उसकी माँ मीना रहा करते थे। पिंटू के बाबा को गुजरे हुए कई साल हो गए थे। मीना दूसरों के घरों में बर्तन धोकर घर का खर्चा चलाया करती थी। पिंटू और मीना दोनों गरीबी की जिंदगी जी रहे थे। बेटा पिंटू, मैं चाहती हूँ कि कल से तुम स्कूल जाओ और पढ़ाई करो। लेकिन माँ, हमारे घर की परिस्थिति इतनी खराब है, आप मेरी पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएंगी? वो मैं देख लूंगी। बाकी तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। वैसे भी सारा दिन यहाँ वहाँ मटर गश्ती ही करते रहते हो। कम से कम अगर तुम स्कूल जाओगे तो भविष्य में तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है माँ,
लेकिन मैं भी कुछ काम ढूंढकर आपकी मदद करूँगा। हाँ ठीक है। और अगले दिन मीना अपने बेटे को पहली बार स्कूल छोड़ने गई। मीना बहुत खुश थी और अपने बेटे को स्कूल में जाते देख उसके आंसू नहीं रुके। अब मीना ने और 2 घरों में काम करना शुरू कर दिया था। पिंटू स्कूल से लौटकर अपनी माँ मीना की राह देखने लगा। माँ को अब तक तो लौट आना चाहिए था, कहाँ रह गई माँ? पिंटू काफी देर तक राह देखता रहा और फिर मीना लौट आई। कहाँ रह गई थी आप? कुछ नहीं, मैं और 2 घरों में काम कर रही थी। और 2? हाँ, तेरी पढ़ाई के लिए। माँ, वैसे तेरे स्कूल का पहला दिन कैसा था? बहुत अच्छा था माँ। मेरे स्कूल में बहुत से बच्चे हैं। मैंने बहुत सारे दोस्त भी बनाए और हमारे मास्टर जी भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, अच्छा है। तुम अच्छे से पढ़ लिख कर बड़े ऑफिसर बन जाओ। और माँ, मैंने अपने लिए काम भी ढूंढ लिया है। कल से मैं रोज पेपर डालने जाऊंगा, जिससे आपकी कुछ और मदद हो जाएगी। मेरा लाडला। और अगले दिन से पिंटू रोज लोगों के घरों में पेपर डालने लगा। उसके बदले व्यापारी उसे कुछ पैसे दे दिया करता था और फिर घर लौटकर वो स्कूल के लिए तैयार हुआ करता था। और फिर मीना उसे स्कूल छोड़कर अपने काम पर चली जाया करती थी। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन पिंटू पेपर डाल ही रहा था जब वो व्यापारी के पास लौटा तो उसके पास एक पेपर बच गया था। साहब, आज एक पेपर ज्यादा आ गया था। ठीक है, ये पेपर तुम ही रख लो। पिंटू पेपर घर ले गया और वो उसमें छपे हुए शब्दों की पहेली को सुलझाने लगा। फिर स्कूल के रास्ते जाते वक्त वो एक न्यूज़पेपर के दफ्तर में रुका और उसने वो पहेली वाला पेपर उन्हें दे दिया और फिर रोज की तरह वो लोग स्कूल गए और मीना अपने काम पर चली गई। अब मीना एक घर के बाद दूसरे और फिर तीसरे घर में काम किया करती थी और पिंटू स्कूल के बाद पढ़ाई करता था। फिर अपने घर की साफ सफाई करके अपनी माँ के लौटने का इंतजार किया करता था। 15 दिन बाद जब पिंटू अपने स्कूल में था तो पिंटू के मास्टर जी के साथ एक ऑफिसर आए। यही है पिंटू? तो वो तुम हो जिसने वो पहेली का हल किया था? जी सर। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। उस दिन की वो पहेली सिर्फ तुम अकेले ही हल कर पाए थे और इसलिए हमारी कंपनी ने ये निर्णय लिया है कि वो तुम जैसे बुद्धिमान बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। ये सुनकर पिंटू बहुत खुश हुआ। स्कूल के बाद वो घर पहुंचा और आज वो अपनी माँ का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और आज जैसे ही मीना घर लौटी, पिंटू ने अपनी माँ को गले लगाया। माँ, माँ, माँ। अरे क्या हुआ? माँ, अब से आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और वो क्यों? क्योंकि वो पेपर वाली कंपनी वालों ने मुझे स्कॉलरशिप दी है। मतलब अब से मेरी पूरी पढ़ाई का खर्चा वो संभालेंगे। मीना भावुक हो गई। उसने पिंटू को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। ये स्कॉलरशिप मीना और पिंटू की कड़ी मेहनत का ही फल था। सब्जी ले लो।
ताजी ताजी सब्जी ले लो, लाल टमाटर, हरी खुशबूदार सब्जियां। मीरा गांव-गांव घूम-घूम कर सब्जियां बेचा करती थी। रोज गांव में घूमते वक्त उसकी नजर एक सब्जियों के बगीचे पे पड़ा करती थी। कितने वर्ष हो गए मैं ये सब्जियों का बगीचा देख ही रही हूँ। मीरा का सपना था कि वो उस बगीचे को खरीद ले और वहाँ खुद ही सब्जियां उगाए, लेकिन मीरा की परिस्थिति उसका साथ नहीं देती थी। मीरा का एक छोटा बेटा था जिसके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी मीरा पर थी, क्योंकि मीरा के पति कुछ साल पहले स्वर्ग सिधार गए थे। एक दिन की बात है। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, लाल टमाटर, हरी खुशबूदार सब्जियां। तभी सामने से विमला घी वाली आई। अरे ओ मीरा, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है? सब ठीक है। तुमने सुना कि वो सब्जियों के बगीचे का मालिक खरीदार ढूंढ रहा है? अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं आज ही वो बगीचा खरीद लेती। मीरा को वो सब्जियों का बगीचा इतना पसंद था कि वो सीधे बगीचे के मालिक के पास पहुंची। सेठ जी, सुना है आप बगीचा बेचना चाहते हैं? हाँ, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, बागीचे की देखभाल नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए बेच रहा हूँ। क्या तुम खरीदना चाहती हो? हाँ सेठ जी, पर पता नहीं मैं खरीद पाऊंगी या नहीं। आप इसे कितने में बेचना चाहते हैं? मुझे इसके 500 सिक्के चाहिए। अरे बाप रे, मेरे पास तो सिर्फ 200 सिक्के हैं। 200 सिक्के बहुत कम है। मैं 400 सिक्के के नीचे नहीं बेचूंगा। सेठ जी, अगर मैं आपको अभी ये 200 सिक्के दे दूं और अगले 4 महीने तक हर महीने 50-50 सिक्के दूं, तो क्या आप मुझे ये बगीचा बेच देंगे? सेठ जी ने सोचा। ठीक है, अगले 4 महीने तक तुम्हें मुझे 50-50 सिक्के देने होंगे। मीरा बहुत खुश थी कि जल्द ही उसे उसके सपनों का बगीचा मिलेगा। फिर क्या था, मीरा और ज्यादा मेहनत करने लगी। उसने रोज ज्यादा सब्जियां खरीदकर बेचना शुरू किया, जिससे उसे ज्यादा पैसे मिलने लगे। रोज मीरा पाई पाई जोड़ने लगी। अब शाम के समय मीरा गांव में घूम घूम कर फरसान भी बेचा करती थी। 1 महीने बाद मीरा ने सेठ जी को 50 सिक्के दिए। मीरा बहुत खुश थी। मीरा ने अपनी मेहनत जारी रखी और वो सुबह सब्जियां और शाम में फरसान बेचा करती थी। देखते ही देखते मीरा ने अगले 4 महीने में सेठ जी को सारे पैसे दे दिए। बहुत बढ़िया मीरा, अब ये बागीचा तुम्हारा हुआ, इसका अच्छे से ख्याल रखना। मीरा ने अपना बगीचा खरीदने का सपना पूरा कर लिया। अब मीरा अपने खुद के बगीचे में सब्जियां उगाया करती थी और दूसरे सब्जी वाले उससे सब्जियां खरीदा करते थे। मीरा के परिश्रम ने उसकी जिंदगी बेहतर बनाई। उसका बेटा भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा और मीरा की जिंदगी सुखद हो गई। इसलिए कहते हैं, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती।